भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण की संभावनाएं एवं चुनौतियां। अर्थव्यवस्था में निजीकरण को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम दो उदाहरणों पर ध्यान देना होगा। पहला उदाहरण बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ता हैं, जिसमें एक उपभोक्ता का खाता सरकारी एवं निजी बैंक दोनों में रहता है। निजी बैंक की सेवाओं से उपभोक्ता काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि निजी बैंक का कर्मचारी उसके एक फ़ोन कॉल पर उसके घर या दफ्तर में आकर उसकी बैंकिंग ज़रूरतों को पूर्ण करता है। वहीं सरकारी बैंक में वह घंटों लाइनों में लगकर फिर भी उसकी शिकायतें नहीं सुनी जाती। अगला मुद्दा भारत से बाहर का है। हाल ही में रूस में एक सैन्य विद्रोह की खबर समाचार में रही थी। एक निजी सैन्य कंपनी वैगनर समूह ने रूस से के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। धातव्य है कि यह वही कंपनी सहायता से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन वर्ष 2002 में आक्रमण किया था। निजीकरण के ये दो उदाहरण निजीकरण के अलग अलग प्रभाव की व्याख्या करते हैं। जहां एक तरफ जहां आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे निजीकरण को देखकर एक तरफ जहां इसकी प्रशंसा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आलोचना के भी स्वर बुलंद हो रहे हैं। भारत में हो रहा निजीकरण कोई नया नहीं है, परंतु इसके पूर्ण रूप को समझने एवं इसके दिशा तथा दशा का आकलन करने से पूर्व हमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उसमें हुए क्रमवार बदलाव तथा उसके कारण को समझना आवश्यक होगा। परंतु इससे पूर्व हम निजीकरण का तात्पर्य एवं उसके क्षेत्र को समझते हैं। निजीकरण का अर्थ कई प्रकार से विस्तृत रूप में लिया जाता है। यद्यपि संकुचित रूप में निजीकरण सार्वजनिक स्वामित्वाधीन उद्यमों से निजी स्वामित्व का प्रवेश है, परंतु विस्तृत अर्थों में निजी स्वामित्व के साथ साथ स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना भी सार्वजनिक उद्यमों में निजी प्रबंधन एवं नियंत्रण का आरंभ करना है। परंतु बेहतर होगा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के भी किया जा सकता है, और इसके महत्वपूर्ण प्रबंधकीय परिणाम है। निजीकरण समाज में एक नई संस्कृति के विकास का बोध कराता है, जिसमें विपणन, प्रतिस्पर्धा और कुशलता आर्थिक निर्णय के निर्धारण में मार्गदर्शी सिद्धांत बन जाते हैं। निजीकरण के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं में पूर्ण अराष्ट्रीयकरण, परिसमापन, साझे उद्यम की स्थापना, श्रमिक सहकारिताएं, निजी एजेंसियां से अनुबंध, पट्टेदारी, विनिमय पुनर्गठन आदि शामिल हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था के तहत न तो सारे औद्योगिक उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण होता है, जैसे कि कम्युनिस्ट चीन एवं रूस में हुआ करता था, और न ही पूरी अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी क्षेत्र साथ मिलकर कार्य करते हैं। भारत में वृहद उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था, जैसे रेलवे, रक्षा, पोत परिवहन, आयुध निर्माण आदि। वहीं उत्पादन और वितरण को संतुलन में रखने के लिए निजी पूंजी को नियंत्रित एवं लाइसेंस के साथ अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र से अपेक्षा की गई कि वह विकास के इस इंजन का कार्य करेगा। 1970 के दशक के मध्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति मोहभंग होना प्रारंभ हो गया। 1980 के दशक में आरंभ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में से कुछ को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की दिशा में कुछ निर्णय लिए गए। 1990 के दशक के प्रारंभ में परिस्थितियों में परिवर्तन के भारत को अपनी आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि अविनियमन, निजीकरण और बाजार मैत्री की विचारधारा पर आधारित थी। इस प्रकार के सभी परिवर्तन के संचयी प्रभाव के कारण नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, जिसका तात्पर्य भारत अर्थव्यवस्था को समस्त विश्व के लिए खोला जाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात का संतुलन बना रहे। दूसरा परिवर्तन उदारीकरण है, मतलब लिबरलाइजेशन। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया जाए जिसमें नियम कानून की जटिलताएं कम रहे, साथ ही किसी भी देश के साथ व्यापार वाणिज्य में विभेद ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन है। भारत में निजीकरण को अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अकुशलता को मानते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्र जैसे चीन, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया आदि भी द्वारा निजीकरण के माध्यम से तीव्र आर्थिक वृद्धि ने भी भारत को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उदारीकरण,
लिबरलाइजेशन की नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार ने आरक्षित उद्योगों की संख्या को लगातार कम किया। अब केवल सामरिक महत्व के उद्योग तथा यथा परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रेल परिचालन, खनिज तेल आदि ही सार्वजनिक क्षेत्र में बचे हुए हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने अपने कई वृहत उद्योगों में निजी निवेश की अनुमति प्रदान कर रखा है। इन उद्योगों में रेलवे, आयुध, विद्युत, सड़क परिवहन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने विदेश निवेश के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई एवं संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी अत्यधिक उदारी नीतियों का अनुपालन किया है। विदित हो कि विकसित देश में मंदी ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा किया हुआ है। ऐसे में भारत को, जो वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है और यहाँ एक विशाल मध्य वर्ग जो विश्व के उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है, निजीकरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जगह है। निजीकरण की संभावनाओं से युक्त इस देश में सरकार भी लगातार सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करती चली जा रही है। इस निजीकरण का लाभ भी हमें मिला है। आज भारत में वृहद संख्या में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेवाओं की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से क्षमता में वृद्धि, बेहतर सेवाएं एवं योजनाएं, बेहतर ग्राहक सेवा आदि मिल रही हैं। इसके विपरीत सरकारी बैंकों में गैर निष्पादित पूंजी एनपीए में लगातार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लगातार वृद्धि हो रही है। प्राइवेटाइजेशन एक तरफ जहां कुछ बेहतर प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, वहीं इससे कुछ जुड़ी चुनौतियां भी हैं। निजीकरण की नीति से सबसे बड़ा भय कर्मचारियों में बेरोजगारी फैल जाने की है। निजी कंपनियां उच्च तकनीकी को अपनाते हुए उत्पाद करेंगी, जिससे रोजगार के अवसर कम होंगे। ओडिशा के न्यूज चैनल द्वारा न्यूज एंकर के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त न्यूज़ एंकर लीसा का उपयोग, इसके अतिरिक्त अधिक निजीकरण क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली सैलरी उचित नहीं होती। आज साथ ही निजी कंपनियों और अपने कर्मचारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में पीछे रह जाती हैं। सरकार ने निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में विदेशी विनियोजकों, उत्पादकों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने हेतु आमंत्रित तो कर लिया, परंतु घरेलू उत्पाद व कंपनियों को आवश्यक सुविधाएं एवं सुरक्षा मिलनी चाहिए एवं प्रदान करने में पीछे रह गई। घरेलू उत्पादकों में अन्य देशों की भांति करों में दीर्घकालिक छूट प्रदान करनी चाहिए। उत्पादन में प्रयुक्त आगत को सस्ते कीमतों पर उपलब्ध करवाना चाहिए। साथ ही घरेलू कंपनियों से यह आशा की जानी चाहिए कि वह अपने आने वाले समय में भारी निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। अगला मुद्दा यह है कि प्राइवेटाइजेशन किन कंपनी, क्षेत्र या उद्योग का होना चाहिए। क्या सभी का प्राइवेटाइजेशन करना उचित होगा? भारत सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक विविधता वाला देश है, जिसमें कुछ आर्थिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ सरकार ही उचित एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान कर सकती है, जैसे कि पुलिस एवं सेना की सेवा, कानून व्यवस्था एवं रक्षा संबंधित सेवाएं। अगर इन सेवाओं का निजीकरण किया गया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही हाल ही में रूस में हुआ। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार को स्वयं के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी लाना चाहिए, जैसे रेलवे। भारत में प्रतिदिन करोड़ों लोग रेलवे से यात्रा करते हैं, जिनमें ज़्यादातर मजदूरी या आय पर काम करते हैं और रेलवे को यात्रा के माध्यम के लिए चुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिना किसी लाभ के उद्देश्य से रेलवे का संचालन आवश्यक है। जब भारत का कुछ वर्ग ऐसा भी है जो रेलवे की प्रीमियम क्लास के टिकट पर भी यात्रा करने में सक्षम हैं, ऐसे वर्ग के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, ताकि बेहतर सेवा एवं बेहतर राजस्व का सृजन किया जा सके। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को रेलवे वाला नीति अपनानी चाहिए। यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य एवं माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि भारत की लगभग 1/4 आबादी अभी दो वक्त के भोजन के लिए संघर्ष करती है। इन्हें लाभ आधारित मान्यताओं के संचालित होने वाले निजी क्षेत्र के सहारे छोड़ देना देश के लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत होगा। इसका एक बेहतर उदाहरण भी भारत में देखने को मिला, जब कोरोना जैसी महामारी के समय निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए टीके को भारत सरकार ने सरकारी एवं निजी तंत्र के माध्यम से देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया। निजीकरण एक भविष्योन्मुखी नीति है, परंतु इसके लिए केवल भौतिक लाभ, वित्त घाटे का प्रबंधन आदि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु इसे सामाजिक लाभ के साथ साथ देश के आर्थिक विकास एवं 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक मजबूत साथी के रूप में देखा जाना चाहिए।